अस्सलाम वालेकुम। लास्ट लेक्चर्स में हम लोग ओनर्स इक्विटी को डिस्कस कर रहे थे। हमने ओनर्स इक्विटी में डिस्कस किया था कि कैसे कंपनीज जो हैं वो शेयर्स इशू करके फंड्स रेज कर सकती हैं और कैसे लाइबिलिटी से फंड्स रेज करने में और ओनर्स इक्विटी से फंड्स रेज करने में क्या फ़र्क है। बुनियादी तौर पे लाइबिलिटीज़ में हम बाउंड होते हैं ओरिजिनल अमाउंट प्रिंसिपल को वापस करने के, प्लस उसके ऊपर कुछ ना कुछ इंटरेस्ट देने के। वेयर एज शेयर कैपिटल में या जब हम ओनर्स इक्विटी के सेक्शन में शेयर्स इशू करते हैं तो हम शेयर्स के अगेंस्ट जो पैसे रेज करते हैं उसके अगेंस्ट हम कोई प्रॉमिस नहीं करते कि हम ये पैसे वापस करेंगे, और ना ही ये कोई रिटर्न गारंटी करते हैं कि इतनी अमाउंट हम रिटर्न में देंगे। तो फिर कोई क्यों इन्वेस्ट करेगा आपकी कंपनी में। तो हमने कहा था कि जो शेयर होल्डर्स हैं जो शेयर्स खरीदते हैं उनके राइट्स हैं, जो तीन मेजर राइट्स थे शेयर होल्डर्स के। वो ये वो ये था राइट टू वोट, मतलब एनुअल जनरल मीटिंग में वो आके वोट करके डायरेक्टर्स को सिलेक्ट कर सकते हैं, मेजर इश्यूज के ऊपर वोट कर सकते हैं, और उसके बाद फिर आगे वो डायरेक्टर्स पे कंपनी चलाते हैं। दूसरा था प्रोपोर्शनेट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिविडेंड, फॉर प्रोपोर्शनेट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिविडेंड्स, विच मीन्स कि जब भी कंपनी डिविडेंड्स देगी तो जितनी आपके पास ओनरशिप की प्रोपोर्शन होगी उतनी प्रोपोर्शन डिविडेंड की भी आपको मिलेगी। और फिर तीसरा ये था कि proportionate distribution of assets in case of liquidation, कि अगर कंपनी ख़त्म हो जाएगी तो शेयर होल्डर्स को क्या मिलेगा। शेयर होल्डर्स को जितना प्रपोर्शन उनके शेयर्स का है उनके पास उतना ही जो भी पैसे जनरेट होंगे कंपनी को बेच के वो इस बंदे को वापस मिल जाएंगे। ठीक है, ये था कॉमन शेयर्स, मतलब जो जनरली हमारे पास जो कंपनी के शेयर्स इशू होते हैं उनको हम कॉमन शेयर्स कहते हैं। पिछली बार हमने उसकी रिकॉर्डिंग को भी देखा था और हमने देखा था कि कॉमन शेयर्स की एक पार वैल्यू होती है, मतलब वो वैल्यू जो उसके ऊपर छपी हुई वैल्यू होती है। लेकिन जब मार्केट में हम बेचने जाते हैं, कंपनी पहली बार बेचने जाती है, तो ज़रूरी नहीं है कि जो इनिशियली आपको पार वैल्यू असाइन हुई है उसी पे ही शेयर्स मार्केट में बिकें, उससे ऊपर भी बिक सकते हैं। और जो प्राइस जिस पे जब आप पहली बार मार्केट में शेयर्स बेचते हो तो अगर पार वैल्यू से ऊपर जाओ तो जितनी भी अमाउंट पार वैल्यू की होती है वो हम कॉमन स्टॉक के अकाउंट में डालते हैं, और उससे ऊपर जितनी भी अमाउंट होती है वो हमने एक नया अकाउंट बनाया था जिसको हमने कहा था कंट्रीब्यूटेड कैपिटल इन एक्सेस ऑफ पार। ठीक है, CCIP भी हम इसे कह सकते हैं। खैर, अच्छा, अब वो जो हमने डिस्कस किए थे वो कंपनी के कॉमन शेयर्स, कॉमन स्टॉक्स थे। कॉमन स्टॉक्स के बाद एक और कैटेगरी है जिसको हम कहते हैं प्रेफर्ड स्टॉक। जिस तरह कॉमन स्टॉक है उसी तरह प्रेफर्ड स्टॉक है, ओनर्स इक्विटी के सेक्शन में ही आएगा, लेकिन इसकी टर्म्स जो हैं वो थोड़ी सी फ़र्क होंगी कॉमन स्टॉक के। ठीक है, नाम में भी काफ़ी इंडिकेशन है कि कॉमन स्टॉक आम वाला शेयर, आम स्टॉक, और प्रेफर्ड स्टॉक, प्रेफर्ड का मतलब है कि जब भी प्रेफरेंस की बात होती है, एक मतलब प्रेफरेंस होती है कि एक चीज़ को दूसरी चीज़ पे फौकियत हासिल होना, उसके ऊपर प्रेफरेंस होना। इसका मतलब है जो प्रेफर्ड स्टॉक होगा वो ऑब्वियसली कॉमन स्टॉक से उसकी प्रायोरिटी ऊपर होगी। आगे जाके हम डिटेल में वैसे डिस्कस करते हैं कि इन दोनों की एग्जैक्ट उसमें क्या फ़र्क है टर्म्स एंड कंडीशंस में। Preferred stock is a separate class of stock typically having priority over common stock. अच्छा, अब आपके पास दो शेयर्स हो गए ना, एक कॉमन शेयर्स हो गए, कॉमन स्टॉक, दूसरा प्रेफर्ड स्टॉक। तो प्रेफर्ड स्टॉक के क्या है, उसको प्रायोरिटी है ओवर कॉमन स्टॉक। अच्छा, अब कॉमन स्टॉक से प्रायोरिटी है इन टर्म्स ऑफ व्हाट, किस चीज़ पे प्रायोरिटी है, फौकियत किस चीज़ पे हासिल है, डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, रेट इज़ यूजली स्टेटेड। अच्छा, अब यहाँ पे हमें समझने की ज़रूरत है कि लाइबिलिटी में और ओनर्स इक्विटी में क्या फ़र्क है, और फिर ओनर्स इक्विटी के अंदर कॉमन स्टॉक और प्रेफर्ड स्टॉक में क्या फ़र्क है। अच्छा, लाइबिलिटी में जब हम लोन लेते हैं तो हम कहते हैं जी हमने 1 लाख रुपया लिया, हम फलां डेट को आपका 1 लाख वापस करेंगे और 1 लाख के ऊपर हम आपको 10% इंटरेस्ट जो है वो हम पे करेंगे ही करेंगे। ठीक है, और फलां डेट को हम ये पैसे वापस करेंगे। वेयर एज जब हमने कॉमन स्टॉक इशू किया था तो हमने कहा था
ना तो हम आपसे वादा करते हैं कि हम आपको ये पैसे वापस करेंगे, ना ही हम आपको वादा करते हैं कि हम आपको इतना इसके ऊपर रिटर्न देंगे। हम क्या वादा करते हैं? प्रोपोर्शनेट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिविडेंड। मतलब अगर प्रॉफिट होगा और डिविडेंड हम देंगे, तो जो भी हम डिविडेंड देंगे उसमें जितना भी पोर्शन होगा आपका बनता होगा आपको मिल जाएगा। अब चाहे वो आपकी इन्वेस्टमेंट के ऊपर 1% बने, 5% बने, 15% बने, हम आपको जो है हम आपको जितना भी प्रॉफिट जितना भी डिविडेंड देंगे उसका जितना पोर्शन आपका बनता होगा आपको दे देंगे। अगर हम डिविडेंड देंगे तो आपको मिल जाएगा, नहीं देंगे तो कुछ भी नहीं मिलेगा। 1 साल, 2 साल, 3 साल, कई साल भी गुजर सकते हैं, आप जरूरी नहीं है हम आपको डिविडेंड दें। ये हमारा एग्रीमेंट था कॉमन स्टॉक के अंदर। अच्छा, अब प्रेफर्ड स्टॉक में क्या है? प्रेफर्ड स्टॉक में प्रायोरिटी है प्रेफर्ड स्टॉक को कॉमन स्टॉक से, और रेट इज यूजुअली स्टेटेड। अब मतलब क्या है कि जैसा हमने कहा कि जी प्रॉफिट तो हो गया, डिविडेंड दे रहे हैं, अब जितना भी डिविडेंड दे रहे हैं पहले प्रेफर्ड स्टॉक वाले को मिलेगा, और रेट इज यूजुअली स्टेटेड। प्रेफर्ड स्टॉक में हम पहले से जो है वो प्रॉमिस कर लेंगे कि जी ये हम आपको 10 रुपए का एक प्रेफर्ड स्टॉक बेच रहे हैं, इस पे हम आपको 10% जो है वो डिविडेंड दें, 10% के हिसाब से हम डिविडेंड देंगे। मतलब 10 रुपए में से 1 रुपया, 10 रुपए की आपकी पार वैल्यू के ऊपर हम 1 रुपए का डिविडेंड देंगे। अब जब भी कंपनी डिविडेंड देने लगेगी तो पहले प्रेफर्ड स्टॉक वालों को डिविडेंड मिलेगा, उसके बाद प्रेफर्ड स्टॉक वालों को डिविडेंड देने के बाद जो पैसे बचेंगे वो फिर कॉमन स्टॉक होल्डर्स में प्रोपोर्शनेटली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। इसी तरह डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एसेट्स इन केस ऑफ लिक्विडेशन, जब आप कंपनी लिक्विडेट कर दोगे तो पहले प्रेफर्ड स्टॉक वालों को उनके पैसे मिलेंगे, उसके बाद कॉमन स्टॉक के लिए बचेंगे। फिर उसके बाद कुछ और जो फीचर्स हैं, क्यूम्यूलेटिव डिविडेंड राइट। अच्छा, प्रेफर्ड स्टॉक में कभी अक्सर होता है क्यूम्यूलेटिव डिविडेंड। क्यूम्यूलेटिव का वर्ड क्यूमुलेट या एक्यूमुलेट से निकला है। एक्यूमुलेट होता है जमा किया हुआ, तो क्यूम्यूलेटिव डिविडेंड राइट क्या है कि लेट से आपने प्रॉमिस कर दिया कि 10 रुपए पे 1 रुपया डिविडेंड जो है वो हम देंगे। अब 1 साल में पहले साल कंपनी ने डिविडेंड दिया ही नहीं, ठीक है। अब जब डिविडेंड दिया ही नहीं तो इसको तो हमने प्रॉमिस किया हुआ था क्यूम्यूलेटिव में कि हम आपको 1 रुपया डिविडेंड देंगे। अच्छा, क्यूम्यूलेटिव का मतलब ये है कि अगर हमने आपको इस बार ना दिया तो हम वो जमा कर लेंगे और अगली बार आपको दे देंगे। इस साल हमने लेट से कंपनी ने कोई डिविडेंड नहीं दिया तो क्यूम्यूलेटिव वाले को हमने प्रॉमिस तो किया हुआ था कि 10 रुपए पे हम 1 रुपए का डिविडेंड देंगे, लेकिन चूंकि इस बार कंपनी ने डिविडेंड दिया ही नहीं तो अब वो डिविडेंड जो है वो समझे पेंडिंग हो जाएगा, और वो अगले साल जब कंपनी डिविडेंड देगी तो पहले पिछले साल का जो 1 रुपए का पेंडिंग डिविडेंड है वो देगी प्रेफर्ड स्टॉक वालों को, करंट ईयर का डिविडेंड देगी, और उसके बाद जो बचेगा वो कॉमन स्टॉक होल्डर्स को डिविडेंड दिया जाएगा। इसको हम आगे जाके थोड़ा सा डिटेल में भी डिस्कस करेंगे, ठीक है। फिर यूजुअली कॉलेबल बाय द कंपनी। कॉलेबल का मतलब है कंपनी जो है वो अपने शेयर्स को वापस कॉल कर सकती है। मतलब कंपनी के पास हो सकता है बीच में राइट्स हो कि वो किसी भी स्टेज पे प्रेफर्ड स्टॉक वालों को कह सकते हैं कि ये आप अपने पैसे ले लें और अब हमारे शेयर्स जो हैं वो वापस कर दें, ठीक है। नॉर्मली हैज़ नो वोटिंग राइट्स। प्रेफर्ड स्टॉक में जिस तरह कॉमन स्टॉक में एनुअल जनरल मीटिंग में वोटिंग का राइट मिलता है, प्रेफर्ड स्टॉक में जनरली नो वोटिंग राइट, ठीक है। अच्छा जी, क्यूम्यूलेटिव प्रेफर्ड स्टॉक में मैंने पहले भी डिस्कस किया था कि दो टाइप्स ऑफ क्यूम्यूलेटिव प्रेफर्ड स्टॉक हो सकते हैं, दो टाइप ऑफ प्रेफर्ड स्टॉक हो सकते हैं, क्यूम्यूलेटिव वर्सेस नॉन क्यूम्यूलेटिव। थोड़ा सा पहले भी डिस्कस किया था। क्यूम्यूलेटिव में क्या है? डिविडेंड्स इन अरियर्स मस्ट बी पेड बिफोर डिविडेंड्स मे बी पेड ऑन कॉमन स्टॉक। मतलब ये कि जब हम कहते हैं कि ये प्रेफर्ड स्टॉक क्यूम्यूलेटिव प्रेफर्ड स्टॉक है और इस पे लेट से हमने प्रॉमिस किया है कि हम 10% डिविडेंड देंगे, इसका मतलब ये है कि अब जब भी डिविडेंड दिया जाएगा तो प्रेफर्ड स्टॉक वालों को डिविडेंड दिया जाएगा, उसके बाद जो बचेगा वो कॉमन स्टॉक वालों को दिया जाएगा। लेकिन अगर कुछ ऐसे साल गुजरे हैं जिसमें डिविडेंड दिया ही नहीं जाता
या इतना डिविडेंड दिया जाता है कि प्रेफर्ड वालों को जितना प्रॉमिस किया हुआ है उतना नहीं मिला, तो फिर क्या होगा कि अगले साल जब दोबारा डिविडेंड देने लगेंगे तो दोबारा पहले प्रेफर्ड स्टॉक का पिछले साल वाला जो पेंडिंग डिविडेंड है वो भी मिलेगा, उनका करंट ईयर का भी डिविडेंड मिलेगा, और फिर क्या होगा उसके बाद जो बचेगा डिविडेंड वो कॉमन स्टॉक वालों में डिस्ट्रीब्यूट होगा। ऑन दी अदर हैंड अगर ये नॉन कम्युलेटिव डिविडेंड है, नॉन कम्युलेटिव प्रेफर्ड स्टॉक है, तो फिर क्या होगा कि जिस साल में जितना डिविडेंड आपने प्रॉमिस किया था, अगर तो उस साल डिविडेंड्स दिए गए तो आपको आपका प्रॉमिस डिविडेंड मिल जाएगा। लेकिन अगर उस साल कंपनी ने डिविडेंड्स दिए ही नहीं या फिर जितना प्रॉमिस किया था उससे कम डिविडेंड्स दे सके, तो अगले साल क्या होगा, अगले साल ये पेंडिंग डिविडेंड जो है, डिविडेंड अरियर्स की पेमेंट नहीं होगी। ये वहां पे सिर्फ नेक्स्ट ईयर में सिर्फ क्या होगा, जो उस साल का डिविडेंड बनता है वो ही पे होगा, और फिर जो बचेगा वो कॉमन शेयर्स को चला जाएगा। आगे जाके हम एग्जाम्पल भी देख लेते हैं, थोड़ा हमें मजीद क्लियर हो जाएगा। अच्छा, अभी देखो ये कंपनी है, इसकी इसकी ओनर्स इक्विटी की स्टेटमेंट का जो बैलेंस शीट की जो ओनर्स इक्विटी वाला सेक्शन है वो यहाँ पे शो हो रहा है। अच्छा, पहले तो अगेन वही बात है, पिछली जो हमने एग्जांपल देखी थी उसमें सिर्फ कॉमन स्टॉक शो हो रहा था, अब प्रेफर्ड स्टॉक भी आ गया। तो पहले तो ये देखेंगे बैलेंस शीट में कॉमन स्टॉक और प्रेफर्ड स्टॉक को ओनर्स इक्विटी के सेक्शन में लिखा कैसे जाता है। देखें, कॉमन स्टॉक वही उसी तरह ही लिखा जाएगा, कॉमन स्टॉक $50 पार वैल्यू, 4000 शेयर्स ऑथराइज्ड इशूड एंड आउटस्टैंडिंग। इसका मतलब है $4000, 4000 शेयर्स ऑथराइज्ड इशूड एंड आउटस्टैंडिंग। इसका मतलब इस कंपनी को $50 वाले 4000 शेयर्स ऑथराइज थे, लेकिन साथ ही इशूड एंड आउटस्टैंडिंग लिखा हुआ है। इसका मतलब है 4000 शेयर ही जो है वो आपके इशू भी हुए हुए हैं और इस वक्त आवाम के पास भी हैं, आपके सारे शेयर्स इस वक्त मार्केट में लोगों के पास हैं। $50 वाला पार वैल्यू का शेयर है तो 200,000 आपके कॉमन स्टॉक में शो हो रहे हैं। इसी तरह प्रेफर्ड स्टॉक को किस तरह लिखते हैं, उसके नीचे फिर आएगा प्रेफर्ड स्टॉक 9%, $100 पार वैल्यू, 1000 शेयर्स इशूड एंड आउटस्टैंडिंग। इसका मतलब है इस कंपनी को जो टोटल शेयर्स ऑथराइज हुए हुए थे वो 4000 शेयर जो है वो कॉमन स्टॉक ऑथराइज हुए हुए थे और 1000 शेयर जो है वो प्रेफर्ड स्टॉक इशू ऑथराइज हुआ था। सारे के सारे मार्केट में इस वक्त बेच दिए हुए, इशू हो गए हुए हैं। एक तो कोई ना ही कोई अनइशूड शेयर है और ना ही कोई ट्रेजरी शेयर्स है, मतलब हमने मार्केट से वापस खरीदा नहीं। अच्छा, मैं एक छोटा सा क्वेश्चन पूछूं आपसे, क्या अभी स्टेटमेंट को देख के बता सकते हैं कि ये जो शेयर सारे बिके हैं ये पार वैल्यू पे बिके हैं या पार वैल्यू से ज्यादा पे बिके हैं? अगर पार वैल्यू से ज्यादा पे बिके होते तो यहाँ पे एक और हेड मौजूद होता, वो कौन सा हेड होता? कंट्रीब्यूटेड कैपिटल इन एक्सेस ऑफ पार। मतलब अगर ये $50 के शेयर्स जो हैं, $50 पार वैल्यू शेयर अगर $60 के बिकते, लेट से $60 के बिकते, तो टोटल अमाउंट जो आती वो 2,40,000 आती, 2 लाख पार वैल्यू में आता और 40,000 जो है वो कंट्रीब्यूटेड कैपिटल इन एक्सेस ऑफ पार, कॉमन स्टॉक का 40,000 वहां पे लिखा जाता। अच्छा, प्रेफर्ड स्टॉक का भी सेम है, प्रेफर्ड स्टॉक भी अपने 100 पार वैल्यू से ऊपर या ऊपर बिक सकते हैं और उसके लिए भी फिर अलहदा सा अकाउंट बनेगा, उसको हम कहेंगे कंट्रीब्यूटेड कैपिटल इन एक्सेस ऑफ पार प्रेफर्ड स्टॉक। मतलब कॉमन स्टॉक का एक्सेस ऑफ पार का अकाउंट अलहदा होगा और प्रेफर्ड स्टॉक का अलहदा होगा। ठीक है, तो अभी ये हमारे पास सिचुएशन है, ये कंपनी है जिसके 4000 शेयर जो हैं वो 4000 शेयर्स जो हैं वो कॉमन स्टॉक के इशूड और आउटस्टैंडिंग है, और $100 पार वैल्यू वाले 1000 शेयर्स जो हैं वो 9% का जिनको हमने डिविडेंड प्रॉमिस किया हुआ है वो शेयर्स इशूड एंड आउटस्टैंडिंग। अब वो कहता है कि जी कंपनी ने 2007 में डायरेक्टर्स डिक्लेयर्ड कैश डिविडेंड्स ऑफ 5000 and in 2008 the directors declared cash dividend of 42,000। अब देखो 2007 में पहले साल एक साल में 5000 के शेयर्स इशू डिविडेंड दे रहे हैं और अगले साल दे रहे हैं 42,000। अब देखें
जी। अच्छा, अब क्या है कि अगर आपके पास, अब ये देखें, पहले साल 5,000 डिविडेंड देना है, दूसरे साल जो है वो 42,000 डिविडेंड है। अब देखना ये है कि ये प्रेफर्ड स्टॉक में और कॉमन स्टॉक में कैसे डिवाइड होगा। अच्छा, अब अगर तो पहला अगर तो प्रेफर्ड स्टॉक जो है वो नॉन क्यूम्यूलेटिव है। नॉन क्यूम्यूलेटिव में क्या है, मतलब हमने आपसे ये वादा नहीं किया कि हम आपको देंगे ही देंगे, अगर एक साल नहीं दिया तो अगले साल दे देंगे। नॉन क्यूम्यूलेटिव में प्रॉमिस क्या है कि हमने आपको जो हम आपको अगर तो डिविडेंड देंगे तो पहले आपको देंगे, नहीं देंगे तो फिर नहीं देंगे, अगले साल फिर नया साल की नहीं देखी जाएगी। तो जब देखिए, जब पहला साल आया तो अब हमने डिविडेंड दिया कंपनी ने 5,000। अच्छा, पहले तो ये देख लें कि डिविडेंड हमने 12 बनता कितना था जो हमने प्रॉमिस किया हुआ है। हमने 9% $100 पार वैल्यू वाले 9% का प्रॉमिस करके हमने 1000 शेयर्स जो हैं वो हमने इशू किए हुए हैं। मतलब अगर पार वैल्यू $100 है, 9% का मतलब है एक शेयर पे $9, और 1000 शेयर पे कितना, $9,000 जो है वो हमारा हमारा प्रेफर्ड डिविडेंड है जो हमने प्रॉमिस किया हुआ है। अच्छा, अब जब पहले साल में 5,000 डिविडेंड दिया गया, अब हमने प्रॉमिस कितना किया हुआ था, 9,000। अगर तो नॉन क्यूम्यूलेटिव है, मतलब ये प्रॉमिस है कि अगर हम देंगे तो आपको देंगे, वरना बस नहीं होगा। तो पहले साल में 5,000 डिविडेंड दिया, 5,000 का, चूंकि प्रॉमिस 9,000 था, तो 5,000 का 5,000 जो है वो आपका पे हो गया प्रेफर्ड स्टॉक वालों को, और कॉमन स्टॉक वालों के लिए कुछ बचा ही नहीं, इसलिए उनको कुछ भी नहीं मिला। ठीक है, पहले साल में। दूसरे साल में क्या हुआ, दूसरे साल में फिर दूसरे साल का जो डिविडेंड बनता था वो 9,000 डिविडेंड बनता था। दूसरे साल का डिविडेंड कितना कंपनी दे रही थी, 42,000। तो आपने अब, एक तो ये सिचुएशन है ना कि 4,000 पिछला पेंडिंग है, लेकिन चूंकि नॉन क्यूम्यूलेटिव है तो नॉन क्यूम्यूलेटिव में डिविडेंड्स इन अरियर्स हम नहीं पे करते। सिर्फ 9,000 का डिविडेंड जो है, जो इस बार का बनता है, वो हम पे कर देंगे, और जो बाकी अमाउंट बचेगी वो सारी 33,000 की कॉमन स्टॉक वालों को चली जाएगी। ये है नॉन क्यूम्यूलेटिव डिविडेंड। अगर क्यूम्यूलेटिव होता तो फिर क्या होता, अब वही पहले साल डिविडेंड तो दिया 5,000 का, और कॉमन स्टॉक वालों के लिए कुछ नहीं बचा, तो प्रेफर्ड स्टॉक वालों को 5,000 पे कर दिया, कॉमन स्टॉक वालों को कुछ भी नहीं मिला। ठीक है, 2007 खत्म, पहला साल खत्म हो गया। जब दूसरे साल में आप आए तो दूसरे साल में आप में अब दोबारा डिविडेंड 2008 का कितना डिविडेंड बनता है, या नेक्स्ट, इसमें मेरे ख्याल में 2000 ईयर का कुछ थोड़ा फर्क है 7-8 को, इसलिए आप ईयर 1 ईयर 2 कर लें, इसको इग्नोर करें 2007 2000। तो सेकेंड ईयर में क्या है कि आपने कितना डिविडेंड, आपने डिविडेंड कितना बनता था क्यूमुलेटिव प्रेफर्ड स्टॉक वालों का, 9,000। तो आपने उनको लेट से 9,000 देने की कोशिश की, तो उन्होंने कहा नहीं जी, हम क्यूमुलेटिव प्रेफर्ड स्टॉक होल्डर्स हैं, विच मीन्स कि आपने हमें प्रॉमिस किया था कि अगर किसी साल हमें हमारा प्रॉमिस्ड डिविडेंड ना मिला तो वो अगले साल में हमें आप पहले देंगे, अरियर वाले पूरे करेंगे, उसके बाद आप आगे चलेंगे। तो आप पहले हमें पिछले साल का 4,000 का डिविडेंड दें। तो फिर हमने क्या किया, हमने पिछले साल का जो 4,000 का डिविडेंड रहता था, मतलब 5,000 पहले दे दिया, 4,000 अब दिया, तो पिछले साल वाले 9,000 पूरे हो गए। तो उन्होंने कहा जी ठीक हो गया, 4,000 हमारे पिछले मिल गए, अब हमें इस साल का जो है वो 9,000 डिविडेंड दें। तो इस साल का जब 9,000 डिविडेंड दिया तो 13,000, 42,000 जो दूसरे साल का डिविडेंड था उसमें से 42,000 चला गया प्रेफर्ड स्टॉक वालों को, और जो रिमेनिंग अमाउंट 29,000 की बची वो कॉमन स्टॉक को चली गई। ठीक है, तो अब आपको यहाँ पे समझ आई कि कॉमन स्टॉक और प्रेफर्ड स्टॉक में क्या फर्क है। प्रेफर्ड स्टॉक वालों को डिविडेंड पहले दिया जाएगा, उसके बाद जो बचेगा वो कॉमन स्टॉक को मिलेगा। प्रेफर्ड स्टॉक के अंदर भी दो कैटेगरीज हो गई, क्यूम्यूलेटिव एंड नॉन क्यूम्यूलेटिव। क्यूम्यूलेटिव का मतलब है कि अगर प्रॉमिस डिविडेंड नहीं दिया गया तो अगले साल हमें वो प्रॉमिस, पिछले साल वाला प्रॉमिस डिविडेंड जो पेंडिंग होगा वो पूरा करके देना होगा पहले, उसके बाद हम आगे चलेंगे। लेकिन अगर नॉन क्यूम्यूलेटिव प्रेफर्ड स्टॉक है तो बस फिर अगले किसी भी साल में पुराने सालों का पेंडिंग डिविडेंड्स
नहीं मिलेगा। और कॉमन स्टॉक वाले तो वैसे ही लास्ट प्रायोरिटी पे हैं। जब सबको लाइबिलिटीज को पे करने के बाद, इंटरेस्ट को पे करने के बाद, प्रेफर्ड स्टॉक वालों को पे करने के बाद, क्यूमुलेटिव नॉन क्यूमुलेटिव सबको पे करने के बाद जो अमाउंट बचनी है वो कॉमन शेयर होल्डर्स में डिवाइड हो जानी है। ठीक है, तो वो कॉमन स्टॉक होल्डर, लेकिन इसमें अच्छा हमें ऐसे लग रहा होगा कि तो कॉमन स्टॉक होल्डर्स वाले के साथ ज्यादती है क्या? नहीं, देखें दो चीजें हैं। एक तो हर चीज की अपनी प्राइस है। प्रेफर्ड स्टॉक अगर आपको बेहतर लग रहा है तो वो होगा भी महंगा। ठीक है, कॉमन स्टॉक जो है वो अगर आपको लेस प्रायोरिटी पे लग रहा है तो वो बिकेगा भी सस्ता। फिर दूसरी बात, हर चीज के अपना प्रोज एंड कॉन्स होते हैं। प्रेफर्ड स्टॉक में जो है वो आप लिमिटेड है कि जैसा इस एग्जांपल में देख लें कि इस कंपनी को 9% ही डिविडेंड, इनको 9% ही डिविडेंड मिलना है। हो सकता है ये कंपनी इतना अच्छा परफॉर्म कर रही हो, कॉमन स्टॉक वाले को 9% से भी ज्यादा बन रहा हो। हाँ, ये तो इस एग्जाम्पल में था ना कि जी पहले साल में देखें, दूसरे साल में हो सकता है जिस अब $29,000 कॉमन स्टॉक वालों को गया, हो सकता है जब वो अपना रिटर्न निकालें तो उनको 9% से भी ज्यादा मिल रहा हो। तो इसलिए ये डिपेंड करता है सिचुएशन टू सिचुएशन। फिर एक और चीज है, वो एक और फीचर भी प्रेफर्ड स्टॉक के साथ कभी कभार होता है कि प्रेफर्ड स्टॉक जो है वो कॉमन स्टॉक में कन्वर्ट किए जा सकते हैं। मतलब जिस तरह मैंने आपको अभी कहा कि हो सकता है किसी कंपनी में प्रेफर्ड स्टॉक का जो रिटर्न हो वो कम हो रहा हो और उस कंपनी के कॉमन स्टॉक होल्डर्स को रिटर्न ज्यादा मिल रहा हो। मतलब ये कि आपको प्रॉमिस रिटर्न जो हुआ है वो 10% का रिटर्न प्रॉमिस हुआ है, वेयर एज कॉमन स्टॉक में रिटर्न जो है वो 10% से भी ज्यादा आ रहा है। तो अक्सर प्रेफर्ड स्टॉक में जो है कन्वर्टेबल प्रेफर्ड स्टॉक कन्वर्ट करने की ऑप्शन होती है। मतलब ये कि आपके पास ऑप्शन होती है कि कभी आप प्रेफर्ड स्टॉक को कन्वर्ट करके उसको कॉमन स्टॉक के अंदर कन्वर्ट कर सकते हो। ठीक है, आप उसमें फिर रेशो ऑलरेडी गिवन होती है कि एक प्रेफर्ड स्टॉक के अगेंस्ट 2 कॉमन स्टॉक मिलेंगे या एक प्रेफर्ड स्टॉक के अगेंस्ट 3 कॉमन स्टॉक मिलेंगे। तो ये आपकी इसको कन्वर्टेबल होते हैं। ठीक है, प्रेफर्ड स्टॉक जो है उसमें ऑप्शन कन्वर्जन की भी मौजूद हो सकती है। अब ये आपके पास आ गया, अम, एक पूरी ओनर्स इक्विटी की सेक्शन आ गया। बैलेंस शीट में ओनर्स इक्विटी का सेक्शन आ गया जिसमें पहले आपके पास आ रहा है कंट्रीब्यूटेड कैपिटल। कंट्रीब्यूटेड कैपिटल के अंदर पहले प्रेफर्ड स्टॉक लिखा हुआ है, 100 पार वैल्यू वाले 1000 शेयर्स ऑथराइज, 50 शेयर्स इशूड एंड आउटस्टैंडिंग। मतलब इस कंपनी ने भी सिर्फ 50 शेयर्स जो है वो प्रेफर्ड स्टॉक के बेचे हुए हैं। वेयर एज कॉमन स्टॉक की बात करें तो $10 पार वैल्यू। ये आपने ना याद करना है जब भी आपने बैलेंस शीट बनानी है। तो आपने इस पैटर्न पे बनानी है कि आपने प्रेफर्ड स्टॉक लिखा 100 पार वैल्यू, मतलब आपने साथ मेंशन किया कि जो पार वैल्यू है वो कितनी असाइन हुई हुई है, फिर शेयर्स ऑथराइज कितने हैं, इशूड एंड आउटस्टैंडिंग कितने हैं, इसी तरह कॉमन स्टॉक का भी। और फिर नीचे कंट्रीब्यूटेड कैपिटल इन एक्सेस ऑफ पार का अकाउंट है और फिर रिटेन्ड अर्निंग्स है। ठीक है, ये आपको पैटर्न जो है कि बैलेंस शीट में ओनर्स इक्विटी के सेक्शन को लिखा कैसे जाता है जब प्रेफर्ड स्टॉक भी हो, कॉमन स्टॉक भी हो, रिटेन अर्निंग्स भी हो, तो ये किस तरह मेंशन किया जाएगा। ठीक है, ये आपने इसको इस तरह लिखना है। ठीक है जी। अब डिस्कस करते हैं, जैसा हमने कहा था कि एक होती है पार वैल्यू। ये वो वैल्यू है जो इनिशियली जब हम शेयर्स ऑथराइज कराते हैं तो हमें पार वैल्यू असाइन होती है। लेकिन जैसा पहले भी डिस्कस किया था, ज़रूरी नहीं है कि जिस वैल्यू पे जो पार वैल्यू हो उसी वैल्यू पे हमारे शेयर्स मार्केट में बिके भी। तो हम ये देखते हैं कि प्रेफर्ड स्टॉक और कॉमन स्टॉक की मार्केट की प्राइस किस चीज़ के ऊपर डिपेंडेंट होती है और मार्केट में उसकी प्राइस किन चीज़ों से इफेक्ट होती है। ठीक है, पहली बात तो ये कि हमने इसकी अकाउंटिंग कैसे करनी है। अकाउंटिंग बाय द इशूअर, मतलब जो शेयर्स इशू करता है, ठीक है, वो कॉमन स्टॉक इज कैरीड एट ओरिजिनल इशू प्राइस।
ठीक है। मतलब ये कि हमने देखा था कि जो कंपनी कॉमन स्टॉक को इशू करती है वो कॉमन स्टॉक को उसके जो जितनी अमाउंट पार वैल्यू की बनती है वो पार वैल्यू के अकाउंट में डालती है, और ऑन दी अदर हैंड जितनी एक्स्ट्रा अमाउंट होती है वो कंट्रीब्यूटेड कैपिटल इन एक्सेस ऑफ पार, मतलब इस अकाउंट पे आपका जो इशूअर है जो शेयर्स इशू करता है वो उसकी रिकॉर्डिंग ऐसे करता है। वेयर एज अकाउंटिंग बाय द इन्वेस्टर, मतलब वो लोग जो शेयर्स खरीदते हैं। अच्छा, अब ये बात समझने की ज़रूरत है कि जो एक लेट से नेस्ले ने शेयर इशू किया, अब नेस्ले ने शेयर इशू किया और लेट से एक और कोई प्राइवेट कंपनी है उसने नेस्ले का शेयर खरीद लिया। अब नेस्ले का शेयर जो नेस्ले ने इशू किया है वो नेस्ले के लिए ओनर्स इक्विटी है, ठीक है, और ओनर्स इक्विटी के सेक्शन में लिखा जाएगा। वेयर एज वो जो दूसरी कंपनी जिसने नेस्ले का शेयर खरीदा है उसके लिए ये शेयर ओनर्स इक्विटी नहीं है, ये एसेट है, ठीक है। और उस एसेट को हम जनरली कहते हैं मार्केटेबल सिक्योरिटीज, मतलब वो सिक्योरिटीज या वो चीजें जो हम मार्केट में खरीदो फरोख्त कर सकते हैं। तो जो इन्वेस्टर है, जो मतलब जो शेयर्स खरीदता है, वो क्या करता है, वो अपने एसेट्स में मार्केटेबल सिक्योरिटीज के अकाउंट के नाम से अकाउंट बनाता है, और जितने की वो खरीदता है वो उसके लिए उसकी पार वैल्यू मैटर नहीं करती कि पार वैल्यू $2 है या $10 है। अगर उसने $25 के हिसाब से खरीदा है तो वो अपने अकाउंट एसेट्स में मार्केटेबल सिक्योरिटीज में उसकी मार्केट प्राइस के हिसाब से ही रिकॉर्ड करेगा। मतलब रेफरेंस पॉइंट जो है वो इशूअर के लिए नेस्ले के लिए पार वैल्यू है, मतलब $2 है, उससे ऊपर मिले कॉमन स्टॉक $2 पे लिखा जाएगा, ऊपर की अमाउंट जो है वो कंट्रीब्यूटेड कैपिटल इन एक्सेस ऑफ पार के अकाउंट में लिखी जाएगी। लेकिन जो खरीदार है, जो शेयर खरीद रहा है, उसके लिए $2 पार वैल्यू की कोई अहमियत नहीं है, उसके लिए वही अमाउंट मैटर करती है जितने का उसने मार्केट से खरीदा है, तो वो उसको मार्केट वैल्यू पे ही रिकॉर्ड करता है। अच्छा, अब देखिए मार्केट प्राइस ऑफ प्रेफर्ड स्टॉक। अब आपको ₹100 का डिविडेंड जो है वो 100 रुपए का प्रेफर्ड स्टॉक ऑथराइज हो गया जिसकी पार वैल्यू ₹100 है। मार्केट में वो ₹100 का बिकेगा कि नहीं बिकेगा, इस चीज के ऊपर ये मार्केट डिटर्मिन करेगी। अब वो ₹100 से ज्यादा बिकेगा या कम बिकेगा, उसकी डिटर्मिनेंट्स क्या है। सबसे पहले डिविडेंड रेट, अगर तो लेट से वो 5% देता है या 6% देता है, 7%, 8%, 9%, ठीक है, तो आप ये देखें कि जाहिर बात है जो प्रेफर्ड स्टॉक जितना ज्यादा डिविडेंड प्रॉमिस करेगा उतनी ज्यादा उसकी प्राइस होगी, ठीक है। जितना ज्यादा अगर जितना डिविडेंड हाई होगा उतने ज्यादा प्राइस, मतलब वही अगर आपको ₹100 में 10 रुपए मिले, वो आप प्रेफर करोगे लेना, या ₹100 की इन्वेस्ट करके ₹15 लेना चाहोगे। इसका मतलब है जिस पे ₹15 मिल रहे हैं उस पे उसका रिटर्न ज्यादा है तो लोगों की डिमांड ₹100 15 वाले की बढ़ जाएगी। जब 15 वाले की डिमांड बढ़ेगी तो अल्टीमेटली उसकी प्राइस बढ़ जाएगी। तो आपकी प्राइस जो है वो डिविडेंड रेट के ऊपर होगी कि डिविडेंड कंपनी ने डिविडेंड प्रॉमिस कितना किया हुआ है। अच्छा, दूसरा रिस्क। रिस्क क्या है कि जो कंपनी ने डिविडेंड प्रॉमिस किया हुआ है वो कंपनी दे पाएगी भी या नहीं दे पाएगी, ठीक है। बात यह है कि मार्केट में एक कंपनी है वो आपको प्रॉमिस कर रही है हम 30% डिविडेंड देंगे। अब अपेरेंटली तो 30% बहुत हाई अमाउंट है, लेकिन अब उसकी उसकी प्राइस तो बहुत ऊपर चली जानी चाहिए, लेकिन साथ ही एक और प्रॉब्लम आएगी कि लोग कहेंगे यार ये कंपनी तो बिल्कुल नई है, इनकी हिस्ट्री भी नहीं है, ये रिस्क बहुत ज्यादा है कि ये 30% प्रॉमिस तो कर रहे हैं लेकिन 30% डिविडेंड दे भी पाएंगे कि नहीं दे पाएंगे। अच्छा, रिस्क जितना ज्यादा होगा प्राइस उतनी कम हो जाएगी। फिर इसी तरह लेवल ऑफ इंटरेस्ट रेट्स, मतलब मार्केट में दूसरी चीजों पे जो लाइबिलिटीज के अगेंस्ट इंटरेस्ट रेट क्या है। मतलब अगर मैं ₹100 का इन्वेस्टमेंट करना चाहता हूँ, अच्छा ₹100 में अगर तो स्टॉक मार्केट पे आपको प्रेफर्ड स्टॉक भी कह रहा है 10% डिविडेंड देगा, और आपको जो है वो मार्केट जो बैंक भी कह रहा है मैं भी 10% दूंगा। अब जब बैंक भी 10% दे रहा है, आपका स्टॉक मार्केट भी 10% दे, उस प्रेफर्ड स्टॉक भी 10% दे रहा है,
अब प्रेफर्ड स्टॉक में क्या प्रॉब्लम, एक तो ये रिस्क है डिविडेंड मिले या ना मिले, प्रेफर्ड स्टॉक की प्राइस ना कम हो जाए, ये सारा रिस्क है। वेयर एज लाइबिलिटी में कंफर्म है 100 रुपया देना है, 1 साल के बाद 110 रुपये मिलने ही मिलने हैं। तो अब अगर लाइबिलिटीज में इंटरेस्ट जो है वो ज्यादा है तो प्रेफर्ड स्टॉक की प्राइस ऑटोमेटिकली आपके स्टॉक की प्राइस कम हो जाएगी। तो बेसिकली द रिटर्न बेस्ड ऑन द मार्केट वैल्यू इज कॉल्ड द डिविडेंड यील्ड। डिविडेंड यील्ड क्या, एक तो डिविडेंड रेट, वो रेट है जो 100 रुपए का आपने पार वैल्यू है, 10% का इंटरेस्ट रेट डिविडेंड रेट प्रॉमिस्ड है, 100 रुपए पे 10 रुपए मिलने हैं। अब मार्केट में अगर ये 100 रुपए का ही बिकेगा, 100 रुपए पे ही 10 रुपए मिलेंगे, तो डिविडेंड रेट भी 10% है, डिविडेंड यील्ड भी 10% है। लेकिन अगर मार्केट में ये 100 रुपए का नहीं मिल रहा, मार्केट में ये आपको सस्ता मिला, आपको 90 रुपए का मिला, अच्छा कंपनी ने 100 रुपए पार वैल्यू चूंकि 100 रुपए ही है, इरिस्पेक्टिव वो 90 रुपए का बिक रहा है या 110 रुपए का बिक रहा है, जो उस पर डिविडेंड मिलना है वो 100 रुपए पे 10 रुपए ही मिलना है 10% के हिसाब से। अब अगर आपको मार्केट में 90 रुपए मिल गया, 90 रुपए में आपने खरीद लिया, अब आपकी इन्वेस्टमेंट कितनी है 90 रुपए, लेकिन रिटर्न कितना मिलेगा 10 रुपए। तो अब आपकी डिविडेंड यील्ड जो कैलकुलेट होगी वो 10/90 होगी, जो कि 11% के करीब बनेगी। मतलब डिविडेंड रेट 10% है, लेकिन डिविडेंड यील्ड इस बंदे के लिए, डिविडेंड यील्ड वो उस बंदे के लिए कैलकुलेट होती है जिसने वो शेयर खरीदा है। वो कितने का खरीदा है ये डिपेंड करके उसकी परचेजिंग प्राइस के ऊपर डिवाइड होगी, तो आपकी डिविडेंड यील्ड निकलेगी। तो जिसकी डिविडेंड यील्ड बेसिकली अल्टीमेटली आपकी डिविडेंड यील्ड जिसकी जितनी हाई बनेगी, आप वो एसेट जो है वो खरीदने की तरफ, या वो शेयर आप खरीदने की तरफ जाओगे। अच्छा, मार्केट, ये तो होगी थी प्रेफर्ड स्टॉक की प्राइस, के मार्केट में प्रेफर्ड स्टॉक कितने का बिकेगा। कॉमन स्टॉक के लिए क्या है, अच्छा कॉमन स्टॉक, प्रेफर्ड स्टॉक में तो चूंकि डिविडेंड हमने प्रॉमिस किया हुआ था तो हम डिविडेंड रेट को देखते थे, लेकिन कॉमन स्टॉक में तो हमने कुछ भी प्रॉमिस नहीं किया हुआ। हमने तो कहा हुआ है भाईजान आप खरीद लें, प्रॉफिट होगा तो हम आपको दे देंगे, नहीं होगा तो नहीं मिलेगा। अच्छा, अब फिर कॉमन स्टॉक की प्राइस किस तरह डिसाइड होगी, फिर कॉमन स्टॉक की प्राइस किस तरह डिसाइड होगी, वहां पे डिविडेंड रेट प्रॉमिस था, ठीक है, उसमें प्रेफर्ड स्टॉक में। लेकिन कॉमन स्टॉक में अब क्या है, कंपनी ने प्रॉमिस तो कुछ नहीं किया, लेकिन आपकी एक्सपेक्टेशन है फ्यूचर प्रॉफिटेबिलिटी की। देखें, एक आप किसी भी कंपनी में क्यों इन्वेस्ट करेंगे, क्यों, क्योंकि आप एक्सपेक्ट कर रहे होंगे कि इस कंपनी से कुछ ना कुछ प्रॉफिट मिलेगा। अब वो प्रॉफिट जितना ज्यादा, आपकी एक्सपेक्टेशन जितनी ज्यादा होगी, उतना ज्यादा आप उसके लिए ज्यादा खर्च करने को तैयार होंगे। मतलब आप एक बड़ी रेप्यूटेबल कंपनी है, लेट्स से नेस्ले है, बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है, सब कुछ है, आप उसके शेयर के लिए ज्यादा पैसे खर्च करना शुरू करोगे। क्यों, क्योंकि आपकी नेस्ले से जो प्रॉफिट की एक्सपेक्टेशन है वो ज्यादा है, ठीक है। जब जिस कंपनी से प्रॉफिट की एक्सपेक्टेशन जितनी ज्यादा होगी, उतनी ज्यादा उसकी प्राइस हाई होगी। ऑन दी अदर हैंड, अच्छा एक तरफ से तो आपकी एक्सपेक्टेशन है, दूसरी तरफ से रिस्क है। क्या, वो क्या रिस्क है कि जो मेरी इस कंपनी से एक्सपेक्टेशन है वो फुलफिल होगी भी कि नहीं होगी। मैं एक्सपेक्ट तो कर रहा हूं कि जी नेस्ले 20% रिटर्न देगा इस बार, नेस्ले को प्रॉफिट 20% प्रॉफिट होगा, लेकिन अब ये मेरी एक्सपेक्टेशन है। अब मैं इस एक्सपेक्टेशन के मुताबिक लेट से मैं कहता हूं मैं नेस्ले का एक शेयर 1000 रुपए का लेने को तैयार हूं, लेकिन साथ ही मैं सोचता हूँ यार ये जो मैं 20% प्रॉफिट सोच रहा हूँ ये रिस्की है, ये मुल्क के हालात ऐसे चल रहे हैं, ये है वो है, पता नहीं 20% हमें मिले होगा भी या नहीं होगा। अब एक्सपेक्टेशन के अगेंस्ट जो रिस्क फैक्टर है ना, वो क्या करेगा, वो आपको कहेगा नहीं यार 1000 रुपया नहीं मैं देता, इसके मैं पैसे कम देता हूँ। क्यों, क्योंकि मुझे रिस्क ज्यादा लग रहा है। तो कॉमन स्टॉक में जो आप प्राइस डिसाइड होती है वो फ्यूचर प्रॉफिटेबिलिटी, मतलब इस कंपनी से आपको कितना प्रॉफिट होने का चांस है,
वो उसकी वजह से आपकी प्राइस ऊपर जाती है। और दूसरी तरफ रिस्क क्या है कि वो जो मैं सोच रहा हूँ प्रॉफिट मुझे होगा, वो अगर ना हुआ तो हमें उसकी प्राइस जो है वो फिर हम ज़्यादा पे करने को तैयार नहीं होंगे। तो आपकी मार्केट कॉमन स्टॉक दो चीज़ों के ऊपर प्राइस डिपेंडेंट है, expectation of future profitability by the investor, or at the same time risk that this level of profitability will not be achieved। ठीक है, अब बात करते हैं वही पार वैल्यू, बुक वैल्यू एंड मार्केट वैल्यू ऑफ कैपिटल स्टॉक। अब तीन वैल्यूज आपकी सामने आ गई। पार वैल्यू हमने बड़ी डिटेल से डिस्कस की कि ये वो वैल्यू है जो हमें ऑथराइज्ड वैल्यू है, ये वो वैल्यू है जो हमें शेयर कैपिटल जब इशू हुआ था तो हमें हमारे रेगुलेटर ने कहा था आपके एक शेयर की ये वैल्यू है पार वैल्यू, और अब से आप अपने तमाम शेयर्स पे ये वैल्यू प्रिंट कर देंगे। फिर दूसरा मार्केट वैल्यू हमने डिस्कस किया था, वो वैल्यू थी जितने में वो शेयर मार्केट में बिकेगा। अब तीसरी एक डिस्कस कर रहे हैं हम, जिसको हम कहते हैं बुक वैल्यू। बुक वैल्यू वो वैल्यू है कि हमारे अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स में एक शेयर की वैल्यू कितनी बन रही है। उसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, उसमें हम टोटल स्टॉक होल्डर्स इक्विटी, मतलब टोटल स्टॉक होल्डर्स इक्विटी आपकी ओनर्स इक्विटी के अंदर कॉमन स्टॉक हो गया और रिटेन्ड अर्निंग्स हो गई, कंट्रीब्यूटेड कैपिटल इन एक्सेस ऑफ पार कॉमन स्टॉक, ये सारी चीज़ों को आप ऐड करेंगे और डिवाइड कर देंगे नंबर ऑफ कॉमन शेयर्स आउटस्टैंडिंग, मतलब इस वक्त आपके कॉमन शेयर्स आउटस्टैंडिंग कितने हैं, ये आपकी बुक वैल्यू पर शेयर निकलेगी और ये मार्केट वैल्यू से फर्क होती है। अच्छा, आपने एक चीज देखी होगी कि नीचे अगर डिनोमिनेटर में देखें तो नंबर ऑफ कॉमन शेयर्स आउटस्टैंडिंग पे डिवाइड किया है, लेकिन ओनर्स इक्विटी में प्रेफर्ड शेयर्स भी होते हैं, हमने प्रेफर्ड शेयर को इसके अंदर शामिल नहीं किया हुआ। इसका मतलब है अगर डिनोमिनेटर में कॉमन शेयर्स के साथ प्रेफर्ड स्टॉक नहीं है तो ऊपर टोटल स्टॉक होल्डर्स इक्विटी में भी जो आपका प्रेफर्ड स्टॉक है वो शामिल नहीं होगा। सिर्फ आपने कॉमन स्टॉक की अगेंस्ट क्या अमाउंट लिखी हुई है, कॉमन स्टॉक कंट्रीब्यूटेड कैपिटल इन एक्सेस ऑफ पार कॉमन स्टॉक की वैल्यू और रिटेन अर्निंग की वैल्यू आपने ऐड करनी है टोटल स्टॉक होल्डर्स इक्विटी में। अगर कोई प्रेफर्ड स्टॉक है या प्रेफर्ड स्टॉक वालों का कोई डिविडेंड्स इन अरियर्स पड़े हुए हैं तो वो आपने इस टोटल स्टॉक होल्डर्स इक्विटी की वैल्यू में शामिल नहीं करना, और आपने डिवाइड भी सिर्फ कॉमन शेयर्स पे करना है, आउटस्टैंडिंग पे नहीं करना। तो आपकी वैल्यू निकलेगी बुक वैल्यू पर कॉमन शेयर, मतलब हमारे अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स के मुताबिक एक कॉमन शेयर की वैल्यू हमारे रिकॉर्ड्स में क्या बनती है।